Hello friends, my name is Shahnawaz Hussain. I am your faculty of physics. I welcome you on Learn Valley. आज हम मास और वेट के डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे और आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए मास और वेट के डिफरेंस के बारे में पढ़ते हैं। मास क्या होता है? मास इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। किसी भी बॉडी के अंदर कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट है वह उसके मास को दर्शाता है। जितना ज्यादा क्वांटिटी ऑफ मैटर उसके अंदर प्रेजेंट होगा उस बॉडी का मास उतना ही ज्यादा होगा। वेट की बात करें तो वेट क्या होता है? इट इज अ फोर्स विद विच अ बॉडी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। वेट वह बल है जो किसी भी बॉडी को अर्थ के सेंटर की ओर खींचता है। यानी अर्थ पर अगर कोई बॉडी प्रेजेंट है या अर्थ के बाहर भी उसके एनवायरनमेंट में कोई बॉडी प्रेजेंट है तो उसको एक फोर्स अर्थ के सेंटर की ओर खींचता है। वही फोर्स क्या कहलाता है? वेट कहलाता है। आइए दूसरे पॉइंट को जानते हैं। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट एवरीवेयर। यानी मास जो होता है किसी भी बॉडी का वो कांस्टेंट रहता प्रत्येक जगह। अगर किसी वस्तु का मास अर्थ पर जितना होगा उतना ही मास उस बॉडी का किसी अन्य प्लेनेट पर या मून पर या अर्थ के इक्वेटर पे या पोल पे हम कहीं भी जाएंगे तो उसका मास जो होगा वो कांस्टेंट ही रहेगा। वेट की बात करें तो वेट क्या होता है? वेट इज नॉट कांस्टेंट, इट चेंजेस विद द चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वेट जो होता है वो डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एज वी नो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फॉर्मूला होता है वो स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू एम ई अपॉन में आर स्क्वायर। जहां पर कैपिटल जी जो होता है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होती है। यह वैल्यू कांस्टेंट रहती है। तो अगर कैपिटल जी कांस्टेंट है, एम ई मतलब ये होता है हमारा मास ऑफ अर्थ, वो भी कांस्टेंट है, तो जी की वैल्यू जो है वो डिपेंड किस पे करेगी? वो करती है आर स्क्वायर पे। किस पे डिपेंड करेगी? आर स्क्वायर पे। इसका मतलब हुआ जहां पर भी आर की वैल्यू कम होगी, क्योंकि जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। अब जहां आर की वैल्यू कम होगी, जहां आर की वैल्यू हमारी कम होगी वहां पर जी की वैल्यू बढ़ जाएगी, और जहां जी आर की वैल्यू हमारी ज़्यादा होगी वहां जी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो जैसा कि हम अपने अर्थ पर देखते हैं, अर्थ पर क्या होता है? हमारे पास एक नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और ये जो बीच में जा रही है ये जो लाइन है ये इक्वेटोरियल लाइन होती है। तो अगर मैं रेडियस देखता हूं तो नॉर्थ पोल या साउथ पोल का जो मैं रेडियस लूंगा, यानी रेडियस ऑफ पोल जो होता है वो स्मॉलर होता है रेडियस ऑफ इक्वेटर से। यानी रेडियस जो पोल पर होगा वो क्या होगा? कम होगा। तो अगर रेडियस पोल पर कम हो गया तो वहां पर वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। हमें पता है कि W इज इक्वल्स टू एम जी है, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और जो हमारा वेट है वो सीधे सीधे डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर। अगर पोल पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बढ़ जाता है तो उसकी वजह से हमारा वेट भी पोल्स पर बढ़ जाता है। इसीलिए हमारा वेट जो होता है पोल्स पर मैक्सिमम आता है, और वही बात करें हमारा वेट जो होगा मिनिमम आता है इक्वेटर पे, क्योंकि वहां पर रेडियस ऑफ इक्वेटर जो होती है वो ज्यादा हो जाती है।
आइए तीसरे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। SI यूनिट ऑफ मास इज केजी। तो मास को जब भी हमें मेजर्ड करना होता है हम उसको किस में मापते हैं? केजी में नापते हैं। 1 kg ऑफ शुगर, 1 kg ऑफ मैंगो, 1 kg ऑफ बनाना को हम डजन में नापते हैं। तो 1 kg ऑफ शुगर ले सकते हैं हम, ठीक है। और अगर हम वेट की बात करें तो वेट को हम नापते हैं न्यूटन में। फोर्थ पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो फोर्थ पॉइंट में क्या होता है? फोर्थ पॉइंट हमारा इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी मैस जो है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटी और वेट है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। तो आइए ये जान लेते हैं कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में क्या फर्क है। तो देखिए, जहां पर हमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड दिया होगा, जैसे मुझसे बोला गया कि 1 kg ऑफ मैंगोज, यानी 1 किलो आम, यहां पर हमें केवल और केवल क्या दिया? मैग्नीट्यूड दिया है, तब हम उसको कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। और वहीं दूसरी जगह अगर मुझसे कहा कि 500 न्यूटन वेट एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी 500 न्यूटन का वेट लग रहा है, उसके साथ साथ हमें एक डायरेक्शन भी बता दी कि वो वेट कहाँ लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो जहां पर हमें डायरेक्शन भी बताई जाती है और मैग्नीट्यूड भी दिया जाता है, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो स्केलर क्वांटिटी वह होती है जहां पर हमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड, और वेक्टर क्वांटिटी वह हो गई जहां पर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो बच्चों ये बात हमेशा याद रखना कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है। तो आइए अब हम आज का दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है और वह टॉपिक है हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आइए देखते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है। Archimedes principle: when a body immersed fully or partially in a fluid, it experiences an upward force which is equal to the weight of the liquid displaced by it. आइए अब इसके प्रत्येक पॉइंट को सही से समझते हैं। जैसे पहला पॉइंट है when a body immersed fully or partially। अब हम ये जानते हैं कि कोई बॉडी अगर हमने डुबोई तो वो फुली कब डूबेगी और पार्शियली किस तरह से डूबती है। तो आइए उसके लिए मैंने आपके लिए 2 डायग्राम्स तैयार करके रखे हैं, उसको देखते हैं। देखिए पहले डायग्राम में एक बॉल है मेरे पास जिसको मैं पानी में डुबो रहा हूं, या फ्लूइड भी ले सकते, फ्लूइड में डुबो रहा हूं। जब हम फ्लूइड में किसी भी बॉडी को डुबो रहे हैं और उसका कुछ भाग पानी के ऊपर है और कुछ भाग पानी के नीचे है, तब हम उसको कहेंगे कि वह बॉडी क्या है? पार्शियली इमर्स्ड है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम उस बॉडी को पूरी तरह से पानी के अंदर डुबो देते हैं, तब हम उसको कहेंगे कि वो बॉडी फुली इमर्स्ड है। यहां पर लिक्विड की जगह मैंने पानी बोल दिया, आप कुछ भी बोल सकते हैं। लिक्विड को हम पानी भी ले सकते हैं, केरोसिन भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। अच्छा, अब इसी डेफिनेशन का जो दूसरा पॉइंट है वो इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स। तो हम ये समझ लेते हैं कि अपवर्ड फोर्स कैसे लगती है। अपवर्ड फोर्स क्या होती है? जब भी हम किसी बॉडी को किसी फ्लूइड में डुबोने की कोशिश करते हैं, तब आपने न्यूटन्स के थर्ड लॉ को पढ़ा ही होगा। न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या कहता है? देयर इज एन रिएक्शन टू एवरी एक्शन, यानी हम अगर किसी भी वस्तु पर कोई भी क्रिया कर रहे हैं तब वह वस्तु हमारे ऊपर क्या करती है? प्रतिक्रिया करती है। यानी हमने क्या करी? किसी वस्तु पे क्रिया करी और वो वस्तु क्या करेगी? प्रतिक्रिया देगी। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं? एक बॉल को पानी में डुबो रहे हैं, तो पानी क्या करेगा? उसके ऊपर प्रतिक्रिया करेगा, यानी एक अपवर्ड फोर्स लगेगी जिसकी डायरेक्शन क्या होगी? ऊपर की तरफ होगी। क्योंकि जब हम पानी में बॉल को डुबोते हैं तो वो बॉल अब उसके वेट के कारण ही डूबता है और वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है,
तो जो रिएक्शन लगेगी वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, इसीलिए हम उसको अपवर्ड फोर्स के नाम से जानते हैं। आइए अब इसी डेफिनेशन के थर्ड पॉइंट को भी समझते हैं। इसी डेफिनेशन में कहा गया है कि अपवर्ड फोर्स विच इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट, यानी ये जो अपवर्ड फोर्स है इसको बताया जा रहा है कि जो लिक्विड डिस्प्लेस्ड होगा उसके बराबर होगी। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से ये उसके बराबर होती है। ये हम इन डायग्राम से समझते हैं कि किस प्रकार से ये इसके बराबर होगी। देखिए पहले डायग्राम में हमारे पास ये बॉल है, ये जो बॉल है ये हमारी एयर में है, अभी इसका कुछ ना कुछ वेट होगा। इस बॉल को जब मैं इस पानी में क्या करूंगा, इमर्स्ड करूंगा, डुबोऊंगा। जब ये बॉल इस पानी के अंदर डूबेगी तब क्या होगा, इसके वेट की वजह से कुछ पानी जो होगा वो डिस्प्लेस्ड होगा, और जो पानी डिस्प्लेस्ड होगा क्योंकि हमने इस कंटेनर को पूरी तरह से भर रखा था, तो जब पानी हमारा डिस्प्लेस्ड होगा वो हमारा बाहर निकल जाएगा। तो हम उस पानी को क्या करते हैं, एक बर्तन में जमा कर लेते हैं। तो ये जो पानी आएगा, ये जो वाटर आया, जो हमारा ये जो वाटर आया, ये ही हमारा वाटर या पानी कह लो, ये होगा हमारा वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, यानी जो पानी हमारा डिस्प्लेस्ड हुआ उसके वेट, इसका जब हम वेट करेंगे वो किसके बराबर आएगा, हमारा अपवर्ड फोर्स के बराबर आएगा। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी, यानी जो बॉडी है उसके वेट में क्या लॉस हुआ वो भी इसी के बराबर होता है। अब लॉस को हम कैसे जानेंगे, ये जो अपवर्ड फोर्स होगा ये बराबर होगा लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी के। तो आइए ये भी जान लेते हैं कि लॉस इन वेट किस तरह हम कैलकुलेट करेंगे। तो लॉस इन वेट को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, रियल वेट माइनस एपरेंट वेट। तो रियल वेट क्या होता है, वेट ऑफ द बॉडी इन एयर इज रियल वेट एंड वेट ऑफ द बॉडी इन लिक्विड इज एपरेंट वेट। तो मान लीजिए कि ये कोई बॉडी है हमारी, इसका जो एयर में वेट है वो है 300 ग्राम, और जब हमने उसको फ्लूइड में डुबोया तब उसका वेट हो गया 200 ग्राम। तो हम लॉस इन वेट जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 ग्राम माइनस 200 ग्राम, कितना आ जाएगा हमारा 100 ग्राम। यानी ये जो 100 ग्राम फोर्स आया ये किसके बराबर होगा, हमारा अपवर्ड फोर्स के बराबर होगा। इसको हम एक और फॉर्मूला mg से भी निकाल सकते हैं, और हमें मालूम है कि डेंसिटी जो होता है वो हमारा मास अपॉन वॉल्यूम के बराबर होता है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो मेरा मास होगा वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के बराबर होगा। तब मैं अपने इस फॉर्मूले को रो इंटू वी इंटू जी की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, यानी डेंसिटी इंटू मास, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो ये थे आज के 2 टॉपिक्स। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आए होंगे, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।